हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 11th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। सॉलिड्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो दोस्तों, पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज। पहले समझते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? हमने मैटर पढ़ा था ना, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड जो होता है जिसका शेप क्या होता है? फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज भी क्या होता है? फिक्स्ड साइज और शेप क्या होता है? सॉलिड का फिक्स होता है। तो हम लोग ने अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। किसी भी कोई भी चीज हमारी मतलब लाइफ में है, जिसका बुक है, नोटबुक है, पेन है, सबका अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना। पेन से हम लिख पाते हैं, मार्कर का अपना अलग प्रॉपर्टीज है। बोर्ड पे यूज करना है तो हम लोग मार्कर यूज करेंगे ना, पेन से पे लिखेंगे नहीं। इसीलिए हर चीज का अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग उसका एप्लीकेशंस है। जैसे मार्केट जाएंगे, हमें सब्जी लाना है तो उसको हम थैले में लेके आएंगे। तो ये सब हर चीज के लिए पर्टिकुलर हम एप्लीकेशंस का यूज करते हैं कि हम इसी तरह क्या है हम पढ़ेंगे सॉलिड्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे सॉलिड्स के एग्जांपल हो गए मेज, कुर्सी, कोई मटेरियल हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा जो घर में जो ग्रिल लगता है स्टील का लगता है, क्यों? लोहे का क्यों नहीं लगता? लोहा तो सस्ता होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने स्टील का क्या है? अलग प्रॉपर्टीज है और लोहे का अलग प्रॉपर्टीज है। इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज से उसका अलग अलग एप्लीकेशन होता है। जैसे कि सपोज स्टील क्या होता है? स्टील में जो प्रॉपर्टीज मान लेता हूँ, स्टील है, स्टील में कभी रस्ट लगेगा ही नहीं, जंग नहीं लगता, इसे तो यूज करते हैं। और आयरन में लग जाता है, तो स्टील का अपना अलग प्रॉपर्टीज हो गया, इसलिए महंगा भी आता है ये। और आयरन का अपना अलग प्रॉपर्टीज है। इसी तरह हर सॉलिड्स का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। समझ में आया? तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि इस चैप्टर में कि सॉलिड क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लो कि डक्टिलिटी हो गया, मेलिएबिलिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब अलग अलग मटेरियल के प्रॉपर्टीज होते हैं। उसमें हम लोग उसको यूज करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। फिर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेस क्या होता है, फिर स्ट्रेन पढ़ेंगे, फिर इनमें रिलेशन पढ़ेंगे, फिर इनके ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कोई मटेरियल है, मान लो इस पर हमने लोड लगाया है या फोर्स लगाया एफ, इधर लगाया, इधर भी लगाया एफ इधर, तो इसके मटेरियल में, इसके स्ट्रक्चर में जो चेंज आएगा उसको हम लोग ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है ना? वो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। हम लोगों ने क्लास पहले भी पढ़ा था, हम लोग रिजिड बॉडी पढ़ा था, ठीक है ना। रिजिड बॉडी सबको पता है। रिजिड बॉडी हमने पढ़ा था कि जिसका कोई डिफॉर्मेशन ना हो। रिजिड बॉडी क्या होता है? जो फिक्स्ड होता है, शेप, फिक्स्ड शेप, ठीक है ना, और साइज। ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, रिजिड बॉडी वो होते हैं जो जिसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई ये बॉडी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लोड लगाया, फोर्स या वेट, कुछ वेट रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट का शेप मान लो बेंड हो जाता है, हो जाएगा। तो ये जो कहलाएगा ना, जो चेंज, इसका शेप में चेंज आ गया, वो कहलाएगा डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब डिफॉर्मेशन शेप में क्या है? चेंज है। ठीक है, डिफॉर्मेशन समझ में आया? तो मतलब कहने का मतलब ये हम लोगों ने पढ़ा था, रिजिड बॉडी ऐसा होगा जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। मान लो ये रिजिड बॉडी है तो इसमें शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन ऐसे मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, रिजिड बॉडी कभी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कहीं कैसा भी बॉडी ले लो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफॉर्मेशन जरूर होगा। हमने भले पढ़ा था, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है उसकी? थ्योरी मतलब जैसे मान लो कोई मशीन है, उसकी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी इफिशियंसी जो होती है हमेशा लेस देन 100% होती है, मतलब कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है। उसे वैसा ही सेम है, रिजिड बॉडी क्या है, ये कहीं ना कहीं जाके डिफॉर्मेशन इसमें होता है अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे इस पे, ठीक है। बट जैसे हमने ये बॉडी है, हमने इधर से फोर्स लगाया, खींचा उसको, इधर से भी खींचा, मान लो बॉडी में इलोंगेशन आएगा, बट हमें शो नहीं करता है, वो इतना कम होता है कि हम रिजिड बॉडी में बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है इलोंगेशन, इसलिए हमें शो ही नहीं करता है।
इसलिए हम जैसे कि हमने थोड़ा सा अगर इसमें स्ट्रेच आया भी होगा, मान लो हल्का सा जो हमें दिख नहीं रहा, भले मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ लेकिन दिखेगा नहीं, वापस क्या होगा, वापस ये अपने शेप में आ जाता है। जैसे मार्कर इसको हल्का सा बेंड करेंगे तो फिर वापस वो शेप में आ जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिन पे फोर्स लगाने के बाद कोई डिफॉर्मेशन आता तो है, बट वो अपने साइज में दोबारा रिगेन हो जाता है, तो इस मटेरियल को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक मटेरियल। समझ में आया? जैसे कि इलास्टिक मटेरियल क्या होगा, इलास्टिक मटेरियल जो होगा, मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी बाय विच इट रिगेन्स मतलब वापस आ जाता है, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कब, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? मतलब मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो अपना शेप एंड साइज वापस गेन कर ले जब फोर्स को हम हटाएंगे, उस टाइप के मटेरियल क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। समझ में आया? अब सेकेंड देख लो, इसके अपोजिट होता है प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल वो होता है जो अपने साइज को वापस ना गेन कर पाए, ठीक है। जैसे मान लो कांच है, कांच का टुकड़ा है, कोई मिरर है, ठीक है। अगर मिरर पर थोड़ा सा भी हम अगर लोड फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ से, वो ब्रेक हो जाएगा, वापस तो मिरर बन नहीं पाएगा। मतलब हल्का सा भी उसमें डिफॉर्मेशन वो नहीं झेल पाता है। इस टाइप के मटेरियल क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, जो कि अपना साइज और शेप वापस रिगेन नहीं कर पाए। समझ में आया इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल? अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेके हम समझेंगे, क्लियर करेंगे इलास्टिक मटेरियल को, ठीक है ना, ताकि दिमाग में मतलब छप जाए, कोई दिक्कत ना आए। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, उसने पकड़ा हुआ है, खींच रहा है अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, और इधर से भी कोई लड़का अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। हम देखते हैं जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, छोड़ दिया तो वापस उस शेप में आ जाएगा। जब इसने स्ट्रेच किया तो ये स्प्रिंग मान लो इतना बड़ा हो गया था, ठीक है ना। जब वापस उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग वापस इसी डायरेक्शन में ऐसे साइज में आ जाएगा। मतलब इसका जो लेंथ होगा, और मान लो ये चेंज हो गया था, लेंथ प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब जो चेंज है, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। वैसे मान लो 10 सेंटीमीटर पहले लेंथ था स्प्रिंग का, अब हो गया 12 सेंटीमीटर, तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो कोई भी सॉलिड हमारा जो होता है ना, कोई भी सॉलिड जो होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। हमने पहले क्लास 9th में पढ़ा, एटम्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होता है, एटम्स। और एटम से छोटे क्या पढ़ाया था हमने, एटम से छोटे भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉलिड्स के अंदर, वो आपस में किससे जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, तभी तो सॉलिड बनेगा। एक एटम्स दूसरे एटम से जुड़ा होता है, कैसे, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इसको समझने के लिए, मतलब इलास्टिक को और समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, हम सपोज ये
हमारा बॉल है, क्या है, बॉल। और बॉल जो जुड़ा है किससे जुड़ा है, स्प्रिंग से। किससे जुड़ा है, स्प्रिंग से। ये बॉल हमारा किससे जुड़े हैं, स्प्रिंग से जुड़े हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मान लो ऐसे है। और कॉर्नर पे क्या है, बॉल से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो सॉलिड्स की बॉल है, मतलब ये एक तरह से एटम्स, ये बड़ा सा क्या है, पार्ट है। उसके अंदर के मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो ये आपस में किससे जुड़े हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स से। जब हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एक सॉलिड्स की तरफ, यहाँ से जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये जो एटम्स है ना, इनके बीच का जो एक स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस। एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब जगह। दिखता तो किसी को नहीं है, ठीक है ना, बस होता है, बट एटम्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। ठीक है ना। तो जब इधर से हम फोर्स लगाएंगे तो ये एटम्स एक दूसरे के पास जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। ये स्प्रिंग क्या है, यहाँ स्प्रिंग जो दबना शुरू हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ फोर्स लगाया था, ये स्प्रिंग अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना, स्प्रिंग भी पीछे की तरफ से फोर्स लगाएगी। उसको बोल, जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, जो स्प्रिंग हमें फोर्स लगेगा, जो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इन द सेंस वो अपोजिट फोर्स, हम फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट फोर्स लग रहा है वहां पे। अपोजिट स्प्रिंग फोर्स या अपोजिट फोर्स होगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स कौन लगाता है, किसी भी मैटर का, किसी भी सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें रेजिस्टेंस फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, ताकि हमको दबाओ मत, हम दबना नहीं चाहते, ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से, इस रेजिस्टेंस फोर्स की ही वजह से वो वापस उस शेप में आ जाते हैं। जैसे हम फोर्स हटाएंगे तो रेजिस्टेंस फोर्स तुरंत वापस लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो मैंने बोला, वो रेजिस्टेंस फोर्स द्वारा इस एटम्स को वहीं पे लीव कर देगा, अपने स्थान पे पुट कर देगा। तो इस रेजिस्टेंस फोर्स के कारण ही वो अपना कोई भी मतलब रिजिड बॉडी है, वो अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेती है। तो ऐसी बॉडी जो शेप एंड साइज रिगेन कर ले, जब एक फोर्स को हम हटाते हैं वहां से, उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल। ठीक है, और इसका अपोजिट जो अपना शेप शायद रिगेन ही ना कर पाए, मान लो कोई प्लास्टिक का खिलौना ले लो, उसको थोड़ा सा बेंड करोगे टूट जाएगा, या फिर बेंड हो जाएगा तो इसमें निशान पड़ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई प्लास्टिक का वो शीट है, इसको हमने बेंड कर दिया मान लो, ठीक है, तो यह फिर वापस प्लेन सरफेस पर नहीं आ पाएगा, वो वापस अपना साइज शेप नहीं गेन कर पा रहा है वो, उसके वही प्रॉपर्टीज है। इस टाइप के मटेरियल क्या बोलेंगे, प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, समझ में आया, तो हमने पढ़ा इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल। अब आगे चलते हैं, इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे देखते हैं हम, एक वैज्ञानिक आए थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इनका एक लॉ भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ये बोला था कि जो इलोंगेशन है, जो चेंज इन लेंथ आएगा, मान लो कि पहले एल था, फोर्स लगाया, क्या हो गया, डेल्टा एल चेंज आ गया। ठीक है, 10 था 12 हो गया, चेंज आया ना। तो उन्होंने बोला था जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन जो लेंथ आएगा, जब हम फोर्स लगाएंगे तो चेंज इन लेंथ आएगा, वो बोला था कि उन्हें प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, जितना फोर्स लगाएंगे उतना इलोंगेशन होगा। समझ में आ रहा है, चेंज दो तरफ चेंज हो सकता है। ठीक है ना, उस चेंज को भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चेंज इन लेंथ किस अप्लाइड फोर्स से क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इन्होंने किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। अब देखते हैं चेंज कैसे कैसे हो सकता है। मान लो एक बॉडी है ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया अंदर की तरफ, दो तरफ से बॉडी को क्या किया, कंप्रेस किया। जब अपोजिट फोर्स लगेंगे किसी भी बॉडी पर, अपोजिट फोर्स लगेंगे तो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स। तो ये क्या क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव फोर्स।
ठीक है, मतलब कंप्रेसिव फोर्स क्या कहलाएगा, जब फोर्स क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स कहलाएगा जब हम किसी भी बॉडी को दोनों तरफ से फोर्स लगा के कंप्रेस करेंगे, नाम से पता चल रहा है। और दूसरा हमने कर दिया, यहाँ पे एक बॉडी है हमारा, जो मैंने बाहर की तरफ क्या लगाया, फोर्स, उस बॉडी को हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, समझ में आया। जैसे मान लो इस बॉडी का लेंथ क्या था, पहले था L, क्या था L, ठीक है ना। अब जब हमने इसको फोर्स लगा के खींचा है तो बॉडी दोनों तरफ से क्या हो गई, इलोंगेट हो गई है, थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अब लेंथ बढ़ गया है ना, तो जो बढ़ा हुआ लेंथ है उसको बोलते हैं डेल्टा L, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ता है इसलिए हम डेल्टा लगाते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, डेल्टा L बढ़ गया, कंप्रेस इसमें अंदर की तरफ आएगा ना, कंप्रेस किया है तो अंदर की तरफ फोर्स आएगा, तो जो चेंज आया उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा L, ठीक है। और इसमें बाहर की तरफ फोर्स खींच रहे हैं, बाहर चेंज आएगा, इसको बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, डेल्टा L, और पहले क्या था L, ठीक है। ये समझ में आया इलास्टिक बॉडी कैसे, उसको कंप्रेस करने पे क्या चेंज आएगा, और टेंशन देने पे किसी फोर्स पे क्या चेंज आएगा, इलोंगेट कितना होगा, इलोंगेशन बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, हम चल के स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हम लोग स्ट्रेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब वो तनाव वाला स्ट्रेस नहीं, ठीक है ना। स्ट्रेस पढ़ते हैं मटेरियल के बारे में, किससे मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेस पढ़ते हैं। स्ट्रेस जो होता है ना उसको बोलते हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस। बहुत जगह अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, बट ये प्रॉपर डेफिनेशन है स्ट्रेस का, ठीक है ना। बहुत लोग फॉर्मूला बोल देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेस कहने का मतलब, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने फोर्स अप्लाइड किया है, ठीक है ना, कंप्रेस किया है, तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा, जो इसका एटम्स होंगे, वो क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, मतलब उसको आपस में सिकुड़ना नहीं चाहेंगे। तो जो रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा ना किसी भी मटेरियल का, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस, याद रखना। द रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा, जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, वो क्या कहला जाएगा, स्ट्रेस, ठीक है ना। अब देखो हम आगे देखते हैं स्ट्रेस का टाइप क्या होता है। स्ट्रेस जैसे मान लो ये बॉडी था, लॉन्गिट्यूडनल, ये स्ट्रेस था, ये बॉडी था, ये फोर्स लगाया था मैंने, ठीक है ना, कंप्रेस किया था, और इसका क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ में आया। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसको परपेंडिकुलर जब किसी भी चीज को काटेंगे ना, तो उसका जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सर्कुलर है नहीं, क्या पाई आर स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं, जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और एक होता है ट्रांजिशनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है ना। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तब होगा जब जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, कंप्रेस कर रहा है, या फिर परपेंडिकुलर उसको टेंशन देगा। दो टाइप्स का हो जाएगा, एक हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, और एक क्या हो जाएगा, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, समझ में आया। मतलब पहला जो होगा लॉन्गिट्यूडिनल होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा,
और टेंजेंशियल मतलब जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, मैंने यहां से फोर्स लगाया है F, और यहां से फोर्स लगाया अंदर की तरफ, एक तरफ अंदर की तरफ लग रहा है, दूसरी तरफ बाहर की तरफ। तो ये क्या करेगा, मुड़ना चाहेगा, ऐसे ऐसा होना चाहेगा ये ऑब्जेक्ट, बेस तो वही रहेगा। मान लो ये फोर्स ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो इस टाइप का जो यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उस टाइप के स्ट्रेस को बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे कि अब आगे देखते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो दो टाइप्स का होता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल, और जो सेकंड होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। इसका एक नाम है, मान इसका एक और नाम है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। समझ में आया? तो मेन हमारा कौन कौन सा हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स हो गए, कंप्रेसिव और टेंसाइल। समझ में आ रहा है? अब हम इसके आगे चलते हैं स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। स्ट्रेन थोड़ा देख लेते हैं। स्ट्रेन मैंने क्या बताया था, स्ट्रेन मैंने बताया था, स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। समझ में आया? चेंज इन लेंथ तो क्या बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्म हुआ है बॉडी, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जैसे कि मैंने इस, मान लो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे फोर्स अप्लाइड किया, कौन सा लगेगा, कंप्रेसिव, अंदर की तरफ। अगर टेंसाइल की बात करूं तो ये फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। अब मैं पढ़ रहे हैं लेंथ, स्ट्रेन। स्ट्रेन पे देखेंगे, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ क्या है, L, ठीक है। इस पे जब बाहर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो मान लो कि ये एरिया, ये मैंने डायरेक्शन क्या क्या फिक्स कर दिया है, ठीक है। बाहर की तरफ जब फोर्स लगाऊंगा तो ये कहां तक आना चाहेगा, यहां तक मान लो आ गया, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट क्या, मतलब जैसे कि वो अपना शेप क्या करेगा, रिगेन, जब हम फोर्स को रिमूव करेंगे। तो इस केस में जो मान लो यहाँ पे जो, मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेंथ इन लॉन्ग हो गया, उसको क्या बोल देंगे, डेल्टा L। या फिर ऐसे देख लो, यहां लेंथ क्या था, L1, और मान लो अब लेंथ हो गया L2, ठीक है। पहले लेंथ क्या था, L1, अब क्या होगा, L2, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया, चेंज इन लेंथ कितना आ गया, L2 माइनस L1, ठीक है। और ओरिजिनल लेंथ क्या था, L1। समझ में आ रहा है? मतलब चेंज इन लेंथ ये हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा L, स्मॉल वैल्यू, डेल्टा मतलब चेंज। समझ में आ रहा है? या तो L2 माइनस L1 लिख लो, या फिर डेल्टा L लिख लो अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये होता है स्ट्रेन। समझ में आया? मतलब स्ट्रेन का मतलब है, हमेशा याद रखना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो, स्ट्रेन यहां भी होगा कंप्रेसिव, स्ट्रेन यहां भी होगा टेंसाइल, और स्ट्रेन यहां भी होगा शियर स्ट्रेस में। जहां भी चेंज आएगा, जहां भी जो ये चेंज आएगा डेल्टा L, वहां क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। और चेंज कब आएगा, जब फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा मतलब स्ट्रेस जनरेट होगा अंदर से बाहर की तरफ। तो कहने का मतलब ये है, जब जब स्ट्रेस लगेगा, जब जब स्ट्रेस होगा, वहां क्या हो जाएगा, स्ट्रेन भी होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस टाइप से हम स्ट्रेन को समझते हैं। अब देखो, इसका यूनिट की बात करता हूं, स्ट्रेन की यूनिट का, कोई भी रेशियो होता है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वो तो यूनिटलेस होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेन के यूनिट क्या है, वो यूनिटलेस है। क्यों? जैसे मान लो कि लेंथ है, इसका मान 10 मीटर माना था मैंने, मान लो अब हो गया मान लो ये 12 मीटर, ठीक है। तो अगर स्ट्रेन निकालता हूं इसका, तो चेंज इन लेंथ कितना है, 12 माइनस 10,
अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या था 10। अब कहने का मतलब 12 मीटर माइनस 10 मीटर अपॉन 10 मीटर। तो यूनिट की बात करो तो मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो स्ट्रेन का यूनिट क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस। मतलब स्ट्रेन में कोई यूनिट नहीं होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं मैंने क्या बताया था। जो स्ट्रेस होता है एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक टेंजेंशियल। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर मतलब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका एग्जांपल ले लिया हमने, ये लग गया फोर्स कंप्रेसिव। मान लो कोई फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है और एक तरफ क्या हो गया टेंसाइल फोर्स, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, ये दो दो केस कब हो गए, जब लॉन्गिट्यूडनल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। सेकंड, अगर शियर स्ट्रेस की बात करूं तो मान लो ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे था, अब चेंज होके ऐसे आ गया, मतलब यहाँ पे चेंज आया है डेल्टा एक्स। और यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे दोनों में चेंज क्या है, डेल्टा एल और डेल्टा एल। मतलब फोर्स लगाने पे डेल्टा एल चेंज हुआ है। ठीक है, हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, इसको लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, और एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया स्ट्रेस। और स्ट्रेन मैंने क्या बताया था, स्ट्रेन मैंने बताया था कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखते हैं, अब ये जो स्ट्रेस अगर कंप्रेसिव के लिए होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर यही स्ट्रेस टेंशन के लिए होगा तो बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस है, और वही शियर के लिए होगा तो क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं स्ट्रेस, स्ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को बात करूं तो ऐसे लिख के सी लगा देंगे, और फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। टेंसाइल की बात करूं तो टी, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। और कुछ करना नहीं है, फोर्स मतलब कंप्रेसिव पता कैसे चला, जब इसका फोर्स का नेचर क्या था, कंप्रेसिव। फोर्स का नेचर क्या था, कंप्रेसिव, इसलिए तो कंप्रेसिव बोल रहा हूं मैं। तो यहां भी लगा देंगे कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, और यहां भी लगा देंगे टेंसाइल फोर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ स्ट्रेन की बात करूं, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है ना, ऐसे नोट करते हैं। स्ट्रेन की बात करूं तो यहाँ क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कंप्रेसिव में भी यही होगा, टेंसाइल में भी यही होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। यहाँ पे लेंथ क्या था, एल। ठीक है, शियर स्ट्रेस भी हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फॉर्मूला सेम होगा। और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एक्स कह सकते हो या डेल्टा एल भी कह सकते हो। ठीक है ना, एक चीज यहां ध्यान दो, और यहाँ पे एंगल लेता हूं, अगर थीटा डिग्री बन रहा है, ये केवल शियर कैसे बनेगा, यहां तो एंगल बनेगा नहीं। मतलब बेस पॉइंट से अगर थीटा डिग्री मूव कर जाता है डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहां से tan थीटा के इक्वल हो रहा है। tan थीटा क्या होता है, लेंथ अपॉन बेस, लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एल। समझ, देखो समझो जरा, tan थीटा इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, लेंथ डेल्टा एक्स है, या फिर डेल्टा एल कह सकते हो, अपॉन एल। मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाती है, tan थीटा की। ठीक है, और थीटा क्या है, बहुत वेरी स्मॉल है, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। जब वेरी स्मॉल हो जाता है तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। tan 0 0 होता है ना, मतलब जीरो के नियरेस्ट रहेगा तभी तो वेरी स्मॉल होगा। तो ये किसके इक्वल कह सकते हैं हम लोग, थीटा के इक्वल कह सकते हैं, या फिर tan थीटा के। ये क्या था, इसे शियर स्ट्रेन था। ठीक है, स्ट्रेस समझ में आया, स्ट्रेन समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे स्ट्रेस हो रहा है वहां स्ट्रेन होगा, जहां फोर्स लगेगा वहीं इलॉन्गेशन होगा, वहां स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ, जो कि
स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में रिलेशन फाइंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहने का मतलब ये था कि जो स्ट्रेस है, हुक्स लॉ ये कहता है जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, ये हुक्स लॉ कहता है, लेकिन उसका कंडीशन है कि ये विद इन इलास्टिक लिमिट है, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का समझ में आया? कोई मटेरियल इलास्टिक कैसे होगा? जो अपना शेप और साइज रिगेन करे। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स हटाएंगे ना, तुरंत उस अपने शेप में आ जाए, वो क्या कहलाएगा, इलास्टिक। लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होगी ना, ऐसे ना पूरा चिपका दिया तो खत्म ही हो जाएगा, या फिर पूरा फैला दिया तो वापस थोड़ी आ पाएगा। लेकिन एक लिमिट के दायरे में ही अपने शेप को रिगेन कर सकता है वो। ठीक है, तो इस हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर उस लिमिट के अंदर देखा जाए तो जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रेन होगा। मतलब अगर कहने का मतलब स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ही तो इलॉन्गेशन होगा। अगर ये वैल्यू जो है मैक्सिमम होती चलेगी तो स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेन के इक्वल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनलिटी तो पता ही होगा। डायरेक्टली मतलब एक्स की अगर वैल्यू वाई के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक्स को बढ़ेगा तो वाई घटेगा, तो इसको उल्टा लिख देते हैं। साइन तो सेम रहता है, एक्स बढ़ेगा तो वाई क्या हो जाएगा, घटेगा। कब, जब ये नीचे हो जाएगा। साइन सेम होता है, बस कहने का फर्क होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब सामने सामने रहेगा, ये वैल्यू एक्स की बढ़ेगी तो वाई की भी बढ़ेगी, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा। कहने का मतलब जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना स्ट्रेस हमारा जनरेट होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, यही हुक्स कहता है। और तुम्हें ही पता है स्ट्रेस क्या होता है, ई, और स्ट्रेन ये होता है। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। हमें पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी की जब चिन्ह हटता है तो क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गया कैपिटल ई। ठीक है, ये हो गया हुक्स लॉ। समझ में आ रहा है? जहां पे ई क्या है, ई को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, आयरन का मॉड्यूलस इलास्टिसिटी अलग होगा, उसकी कैपेसिटी अलग होती है सेम फोर्स के लिए, और स्टील का अलग हो जाता है। तो ये था हमारा हुक्स लॉ।